अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 8 चैप्टर है जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, उसका ये पार्ट 1 है, यानी कि पहला वीडियो है। आज से इस चैप्टर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको पार्ट वाइज सभी वीडियोस मिलेंगे जिससे मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर का वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को जैसे ही टेक्स्ट बुक आप ओपन करोगे देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपको मैप दिया गया है, 2-3 मैप दिया गया है। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद मैं जब आपको मैप्स पढ़ाऊंगा तो टेक्स्ट बुक में जितने भी मैप्स हैं मैं एक साथ सब कवर करा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जितने भी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हैं उसको अच्छे से समझ लो, आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद हम मैप्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। सबसे पहले इकोनॉमी का मतलब होता क्या है? इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, अर्निंग, कितनी कमाई हो रही है, उसे हम लोग इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। और ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि इंडिया के जो पीपल हैं वो कहाँ पे वर्क करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, काम कहाँ पे करते हैं, उसको हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इन फिगर 8.1 वी शो दैट इंडिया हैज़ ए हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील। आप चैप्टर को ओपन करोगे तो देखोगे आपको एक फिगर दिया गया है, 8.1 लिखा है। अगर आप उसमें देखोगे तो इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो ब्राज़ील से ज़्यादा है। अभी नेशनल इनकम क्या होता है, कंफ्यूजन है ना? पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। नेशनल इनकम क्या होता है इसको समझो। नेशनल इनकम होता है पूरे इंडिया में जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि कमाई कर रहे हैं, अगर सबकी सैलरी एक साथ ऐड कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो जो टोटल अमाउंट आता है उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। फिर से समझो, इंडिया में जितने भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सबकी सैलरी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, यानी पूरे इंडिया का इनकम, एक नेशन का इनकम, जिसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं। आपके पापा हो गए, आपके मम्मी हो गए, आपकी सिस्टर हो गई, आपके ब्रदर हो गए, ऐसे 5 मेंबर आपके फैमिली में रहते हैं। इसमें से अर्निंग करने वाले, कमाने वाले केवल एक पर्सन है जो है कि आपके पापा। मान लेते हैं आपके पापा की सैलरी जो है वो है 20,000। आपके पापा 20,000 अर्निंग करते हैं। आपके घर में 5 मेंबर हैं लेकिन अर्निंग करने वाले कितने हैं? एक पर्सन है। तो आपके घर में टोटल इनकम कितना आता है? 20,000। तो आपके घर का जो इनकम है, टोटल इनकम, वो क्या होगा? 20,000। आप इसको ऐसा नेशनल इनकम से समझने की कोशिश करो। मान लो कि आपका जो घर है वो एक नेशन है, कंट्री है, और आपके घर में केवल 5 लोग रहते हैं, यानी कि आपके पूरे नेशन में खाली 5 लोग रहते हैं। तो सबकी सैलरी अगर जोड़ दी जाए, लेकिन अर्निंग करने वाले कितने लोग हैं? खाली एक लोग हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद आप भी जॉब करने लगे, आप भी 20,000 अर्निंग करने लगे, तो आपके घर का इनकम बढ़ गया। तो आपके घर का जो इनकम है कितना हो गया? 40,000। तो ये आपका क्या है? नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम क्या होता है? इंडिया में जितने लोग कमा रहे हैं अगर सबकी सैलरी को एक साथ जोड़ दी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, यानी पूरे नेशन का इनकम, टोटल इनकम। समझ में आ गए? अब फिर से समझो। इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्राज़ील से ज़्यादा अर्निंग होती है। इंडिया में ब्राज़ील से ज़्यादा अर्निंग होती है। इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कि ये आप हो और ये आपका एक फ्रेंड है ना? मान लेते हैं कि आप जो है पर मंथ 30,000 अर्निंग करते हो और आपका फ्रेंड जो है 20,000 अर्निंग करता है। तो अभी इन दोनों में सबसे ज़्यादा अर्निंग किसकी है? आपकी है ना? आप कितना अर्निंग कर रहे हो? 30,000।
और आपका फ्रेंड कितना अर्निंग कर रहा है, 20,000, है ना। ठीक वैसे ही इंडिया का नेशनल इनकम की बात करें तो ब्राजील से ज़्यादा है, यानी कि ब्राजील का जो टोटल इनकम है, जो सबकी सैलरी है, अगर जोड़ दिया जाए और ब्राजील का जो सबकी टोटल सैलरी है जोड़ दिया जाए, ऐड करने के बाद इंडिया की सैलरी ज़्यादा है, यानी कि इंडिया का नेशनल इनकम ब्राजील से ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, आगे समझते हैं। ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जाइंट ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में कौन से वर्क ज़्यादा होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में तो माइनिंग अच्छी होती है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, जो मेटल वगैरह होते हैं उसको हम लोग माइनिंग कहते हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल भी आता है। जो हम लोग अर्थ के नीचे से निकालते हैं, यानी जो ज़मीन के अंदर से खींच के निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर तो आपको मालूम ही है, जो खेती करना। और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जाइंट माइनिंग, मतलब सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, माइनिंग होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, यानी वो लोग चीज़ों को प्रोड्यूस भी करते हैं। एंड इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर भी काफ़ी आगे है। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन यहाँ पे अब आपको समझना जरूरी होता है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। जो भी लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, चीज़ों को बनाने का काम होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम लोग टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि आप फार्मर हो, तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग करना, खेती करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो आप कौन से सेक्टर में आओगे, कौन से ऑक्यूपेशन में आओगे, आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन करते हो, है ना। मान लेते हैं कि आप इस मार्कर को बनाते हो, बनाने वाले, प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो आप कौन से आओगे, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाओगे, है ना। मान लेते हैं आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप लॉयर हो, है ना, तो ये सर्विस सेक्टर हो गए। या आप बैंक में काम करते हो, तो आप कुछ बना नहीं रहे हो ना, आप खेती कर रहे हो, लेकिन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटरी सेक्टर। आपको समझ में आ गया रहेगा। बच्चों जरा भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगले पार्ट में मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रैपिडली का मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोइंग यानी कि आगे बढ़ना। सर्विस सेक्टर, अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सर्विस सेक्टर, वहाँ के जो लोग हैं सर्विस सेक्टर में वर्क ज़्यादा करते हैं। क्लियर हुआ। ऑन दी अदर हैंड इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। यानी कि इंडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर यानी कि खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया में खेती ज़्यादा होती है। दो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो सर्विस सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। यहाँ पे एक मैप है, यहाँ पे आप समझ लो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे बताया गया कौन कौन से पॉपुलेशन कहाँ पे काम करते हैं। प्राइमरी, ये रेड कलर का जो है प्राइमरी सेक्टर है, ये है ब्राजील। ब्राजील में जो एग्रीकल्चर कितना होता है, कितने पॉपुलेशन, कितने लोग, 10% लोग खाली खेती करते हैं ब्राजील में। और सेकेंडरी सेक्टर में यानी मैन्युफैक्चरिंग करने में 19% वर्क करते हैं। अगर हम टेरिटरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में 71%, यानी कि ब्राजील में सर्विस सेक्टर वाले लोग ज़्यादा हैं। अभी हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर, कितना परसेंटेज होता है, 48.8 समथिंग, 49% इंडिया के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि खेती करते हैं। और यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग
24% लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, यानी चीज़ों को बनाने में वर्क करते हैं। और सर्विस सेक्टर में जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कितना है 26.9%। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या होता है, इंडिया के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया में खेती बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ आपको, आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना। आगे समझते हैं। लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में 3 टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और दोनों को मिला दिया जाए तो मिक्स होता है। अभी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है आप ये समझ लो। अभी हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे पब्लिक है, प्राइवेट है, सेक्टर बताइए ना। रेलवे गवर्नमेंट चलाती है, जो चीज़ें गवर्नमेंट चलाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जो हम चलाते हैं, खुद चलाते हैं, जैसे कि मैं अपना एक क्लास चला रहा हूँ तो इसका ओनर मैं हूँ, तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर। अगर यही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करोगे तो कौन सा हो जाएगा बताइए ना, पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, है ना। अगर दोनों को मिला के साथ चलाया जाए तो उसे मिक्स कहा जाता है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। रेलवे में कैसा है, गवर्नमेंट का भी ट्रेन चलती है और रिलायंस भी चला रहा है ना, मेट्रो महाराष्ट्र में, मुंबई में चल ही रहा है। तो रिलायंस किसका है आपको मालूम है, प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल भी गवर्नमेंट का होता है, यानी पब्लिक सेक्टर का भी होता है, प्राइवेट भी होता है, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स है। जैसे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स है, वैसे ब्राजील की भी इकोनॉमी कैसा है, मिक्स है, यानी कि दोनों सेक्टर में लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट भी वर्क करती है और खुद प्राइवेट लोग जो हैं वो भी वर्क करते हैं। इसको समझो। लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राजीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स इकोनॉमी। इंडिया और ब्राजील की जो इकोनॉमी है कैसी है, मिक्स है। बोथ द इंडियन एंड ब्राजीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। अगर हम इंडिया और ब्राजील की बात करें तो हम लोग डेवलपिंग है, यानी कि अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग भी डेवलप कंट्री जैसा हो जाएंगे। देयर पर कैपिटा इनकम आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। अभी पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है बच्चों, एक सिंगल पर्सन का इनकम कितना होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सबकी अर्निंग है, सबकी जो सैलरी है, अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल नेशनल इनकम। फिर जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। मुझे मालूम है आपको समझने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं आपके फैमिली में 5 मेंबर रहते हैं, जिसमें से आपके जो पापा हैं उनकी सैलरी है 10,000। तो 10,000 जो हो गया आपके घर का, मान लेते हैं नेशनल इनकम हो गया, है ना। तो नेशनल इनकम आपके घर का कितना हो गया 10,000। 10,000 को टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 5 मेंबर, अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,000। यानी कि आपके घर में एक सिंगल पर्सन की अर्निंग कितना है 2,000 है। पर कैपिटा का मतलब होता है सिंगल पर्सन का इनकम। हम लोग एवरेज लेते हैं, टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि एक सिंगल पर्सन का इनकम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अर्निंग करने वाले आपके पापा अकेले हैं, वो लेके आते हैं 10,000। आपके घर में टोटल फैमिली है 5, तो हमने 10,000 को 5 से डिवाइड कर दिया। एक सिंगल पर्सन पर कैपिटा इनकम, यानी एक पर्सन का इनकम कितना हो गया 2,000 हो गया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपके दोस्त के 5 मेंबर हैं, उनके पापा की अर्निंग 20,000 है। तो अभी हम क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो अभी कितना आ जाएगा 4,000। मतलब एक पर्सन का इनकम आपके फ्रेंड का कितना है 4,000 है। यानी कि वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, आपके घर के पर कैपिटा इनकम यानी एक पर्सन का इनकम जो है 2,000 है,
और आपके फ्रेंड का पर कैपिटा इनकम कितना है, 4000 है, यानी कि आपके घर का जो पर कैपिटा इनकम है वो आपके फ्रेंड से कम है। समझ में आ गया? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक पर्सन का इनकम। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितने भी लोग इंडिया में अर्निंग कर रहे हैं सबकी सैलरी एक साथ जोड़ दी जाती है और फिर जितने भी पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन से उसे डिवाइड कर दिया जाता है, उससे पर कैपिटा इनकम आ जाता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब हम आगे समझते हैं। बहुत आसान है, समझते चलो। और बच्चों कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। देयर पर कैपिटा इनकम आर वेरी लेस एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री। अगर हम इंडिया और ब्राजील की बात करें तो यूएसए, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो पर कैपिटा इनकम है यानी एक पर्सन का इनकम बहुत ज़्यादा है इंडिया और ब्राजील से। यहाँ पे मैं मैप बनाया हूँ, ग्राफ है, आपको मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज ए हायर नेशनल इनकम एज कंपेयर टू ब्राजील, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लोअर देन ब्राजील। अगर हम बात करें तो इंडिया की सैलरी ज़्यादा है, इंडिया का इनकम ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ब्राजील में जो है पॉपुलेशन कम है। इंडिया का जो इनकम है, इंडिया कमाता ज़्यादा है, ब्राजील से ज़्यादा कमाता है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम यानी कि एक सिंगल पर्सन का इनकम वो लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और ब्राजील में पॉपुलेशन कम है। तो आइए पर कैपिटा इनकम यहाँ पे देखते हैं। पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 से लेकर 2060 तक दिया गया है यूएस डॉलर में। पहला है ब्राजील, बात करते हैं 1960 में ब्राजील का एक सिंगल पर्सन का इनकम कितना था 1960 में? 240 यूएस डॉलर था एक सिंगल पर्सन का। और इंडिया का कितना था? 90। और यूएसए का कितना था सिंगल पर्सन का इनकम? 3250। यानी कि सबसे ज़्यादा अर्निंग किसकी? यानी कि वहाँ का हर एक पर्सन को अगर पैसा बांटा जाए तो कितना मिलेगा? 3250 रुपीज़। इंडिया में अगर एवरेज सबकी कमाई जोड़ने के बाद सबको बांटा जाए तो कितना मिलेगा एक पर्सन को? 90 रुपीज़। और ब्राजील का कितना है? 240। अगर इसमें बात करें तो सबसे हाईएस्ट यूएसए है और सबसे लोवेस्ट जो है इंडिया है। इंडिया का अर्निंग ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों कम है? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। 80 की बात करें तो 80 में ब्राजील का जो पर कैपिटा इनकम था 2010 था, इंडिया का 280। और यहाँ पे देख रहे हो यूएसए का बढ़ता चला जा रहा है, 14,230 हो गया है। और 2000 की बात करें 3060 था ब्राजील का, इंडिया का 450 था। तो यहाँ पे यूएसए का अर्निंग और बढ़ता चला जा रहा है, 37,450। अभी हम 2016 की बात करें तो ब्राजील का जो पर कैपिटा इनकम है 8,440 है, तो इंडिया का 1,680 है, तो यूएसए का जो है 56,280। यानी कि एक पर्सन का इनकम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में एक आदमी कितना कमा रहा है? 56,280। और इंडिया में एक पर्सन कितना कमा रहा है? 1,680। और ब्राजील में कितना कमा रहे हैं एक पर्सन का इनकम? 8,440। ये बच्चों इकोनॉमी है, थोड़ा समझने में जंबल हो सकता है। जरा भी डाउट रहेगा कमेंट करके जरूर बताना, ताकि आपका अगले पार्ट में मैं सारे डाउट क्लियर कर दूं। क्लियर है? आपको समझ में आ गया रहेगा। द यूनाइटेड स्टेट डेवलप कंट्री, अगर हम यूएसए की बात करें तो डेवलप कंट्री है ना? यूएसए जो है डेवलप कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड। यूएसए में लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? दिस कंट्री हैज द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? जब भी कोई चीज आप बनाते हो, जब भी वो चलेगा मार्केट में तो उसका आपको इनकम मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपने कार बनाया, कार का वो मॉडल जब भी बनेगा, जब भी कोई कंट्री बनाएगी उस मॉडल का आपको पैसा देगा, उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं ना। जैसे कि आपने दुकान खोला, आपने किसी कंपनी का नाम अपने दुकान के ऊपर लगा लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंपनी को कुछ पैसा पेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम आपने यूज़ किया, उसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे यूएसए के पास क्या है? पेटेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वहाँ पे मैकेनिक लोग अच्छा वर्क कर लेते हैं। दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन द टर्म ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम।
अगर हम यूएसए की बात करें तो ब्राजील और इंडिया से बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम। आपने यहाँ पे देखा तो यूएसए का पर कैपिटा इनकम कितना है, 56,280 है, जबकि इंडिया का 1,680 है और ब्राज़ील का 8,480, यानी एक पर्सन का इनकम ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है। एक आदमी कम से कम कितना कमा रहा है, 56,000 से ज़्यादा कमा रहा है। क्लियर हुआ? इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग कंट्री। इंडिया और ब्राज़ील कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है, नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। यूएसए जो है डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया और ब्राज़ील डेवलपिंग कंट्री यानी कि रास्ते में है, जल्द ही डेवलप्ड हो जाएंगे। These countries are progressing in the field of technological and advancement। अभी इंडिया और ब्राज़ील टेक्नोलॉजी में ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन एंड इंडस्ट्री इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे देख रहे हो एजुकेशन और इंडस्ट्री में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो। इंडिया और ब्राज़ील का जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है। इंडियाज पर कैपिटा इनकम सीम्स टू बी इवन लोअर एज इंडिया साइज इज वेरी लार्ज। इंडिया का पर कैपिटा इनकम कम क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम होता तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता। एग्जाम्पल समझ लो, आपके घर में मान लेते हैं 5 मेंबर हैं, 20,000 इनकम है ना, तो एक पर्सन का इनकम कितना हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम 2,000। मान लेते हैं आपके घर में केवल 2 मेंबर हैं और आपकी अर्निंग है 20,000। यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लोगों को देखते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है। पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 लोग हैं, पर कैपिटा इनकम कितना हो गया, एक पर्सन का 10,000 हो गया। क्लियर हुआ? जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो मैं समझा दिया हूँ, आप इसको समझ लो। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लोग जो काम करते हैं तो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को कितना बनाते हैं। ये है ब्राज़ील, ये है इंडिया। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कितना होता है, यानी चीज़ें कितनी बनती है। 5.5% प्रोडक्शन होता है किससे, एग्रीकल्चर से ब्राज़ील में, और जबकि इंडिया से प्रोडक्शन कितना होता है 17%। क्लियर हुआ? और ये है आपका क्या, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो 27% जो है सेकेंडरी सेक्टर से आता है, जबकि इंडिया में कितना है 26 है। क्लियर हुआ? और ए वाला टेर्जरी यानी सर्विस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर से लोग अर्निंग ज़्यादा करते हैं। इंडिया में कितना करते हैं 57 और वहाँ पे 67। कुछ भी डाउट रहेगा तो बच्चों कमेंट